देखिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे। हम एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने वाले थे। तो न्यूक्लियोटाइड किस तरह से फ्रेम होते हैं, क्या क्या चीज़ें इनमें पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस किया था कि जो आपका डीएनए होता है, डीएनए को हम बोलते हैं कि ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिसके अंदर कई सारे न्यूक्लियोटाइड अरेंज होते हैं। ठीक है, और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। ठीक है, इसी यहाँ पर हम क्या बोल देते हैं कि हमारा जो डीएनए होता है, इस डीएनए में कई सारे न्यूक्लियोटाइड जगह जगह पर अरेंज होते हैं और एक स्पेसिफिक लिंकेज के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं। इसी यहाँ पर हम बोलते हैं कि हमारा डीएनए जो होता है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। ठीक है, तो इससे आगे समझने की कोशिश करते हैं और न्यूक्लियोटाइड के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड है बेसिकली 3 चीज़ों से मिलके बनता है। फर्स्ट आपकी होगी शुगर, दूसरा आपका होगा नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, थर्ड आपका होगा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, हम क्या करते हैं, इनकी थोड़ा डिटेल्ड स्ट्रक्चर इन सभी चीज़ों की हम एक बार बना लेते हैं। ठीक है, फिर हम इन्हें लिंक करेंगे और फिर इन सारी चीज़ों को एक न्यूक्लियोटाइड के रूप में कैसे पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम आगे चल के देखते हैं चल के। अब शुगर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो शुगर क्या है। शुगर आपको पता है, शुगर डीएनए के अंदर 2 तरह की आपको शुगर मिलेंगी। एक आपको मिलेगी राइबोज शुगर, ठीक है, जो कि एक पेंटोज शुगर होगी। पेंटोज शुगर का मतलब है ये 5 कार्बन की शुगर होगी। इसके अलावा आपको एक मिलेगी डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, 2 शुगर मिलेगी और ये भी आपकी 5 कार्बन की शुगर होगी। हम क्या बोलेंगे, पेंटोज बोलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस राइबोज शुगर को हम ड्रॉ करके देखते हैं और फिर से लिंक करके देखेंगे। राइबोज शुगर है, ठीक है, इस पे हम क्या करते हैं, इसे हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये शुगर है एक आपकी, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, CH2OH, H OH, H H OH, H एंड OH। ये आपकी कौन सी है, पेंटोज शुगर है जिसका नाम है आपका राइबोज। तो हमने ये राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर हमने बना ली है। सभी की बेसिक स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, फिर आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से। ठीक है, ये हो गया था आपका शुगर, राइबोज शुगर, जहाँ पर क्या था, राइबोज शुगर थी, 5 कार्बन थे। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, इस तरह से ये अरेंज थे। फिर हम क्या देखेंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसमें कंडीशन क्या है, यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर और उसकी स्ट्रक्चर में एक थोड़ा सा ही डिफरेंस रहेगा। ठीक है, वो डिफरेंस क्या रहेगा, वो इस यहाँ पर CH2OH है, ठीक है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH, H यहाँ पर H OH, और यहाँ पर क्या रहेगा, ये सेकंड कार्बन जो है, ये जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पर क्या रहेगा आपका, यहाँ पर OH ग्रुप ना होकर सिर्फ आपको H मिलेगा। इस तरह की कंडीशन अगर आपको मिलती है तो वो क्या हो जाती है, वो डीऑक्सीराइबोज शुगर हो जाती है। और ये भी आपकी शुगर कैसी है, पेंटोज है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका 1 2 3 4 5 5 कार्बन यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये भी 5 कार्बन की शुगर है और ये भी 5 कार्बन की शुगर है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे हम समझने की कोशिश करेंगे इसको, नाइट्रोजनस बेसिस को। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस को समझते हैं।
आगे हम समझते हैं नाइट्रोजनस बेसिस को। नाइट्रोजनस बेसिस को, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके रहेंगे टू टाइप्स के। पहला आपका रहेगा प्यूरिन, ठीक है। सेकंड आपका रहेगा पायरिमिडीन्स, ठीक है। प्यूरिन्स भी आपका दो टाइप का रहेगा, इसे हम एडेनिन और दूसरा हम क्या बोलेंगे, ग्वानिन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये आपका रहेगा साइटोसिन, यूरासिल एंड आपका रहेगा थाइमिन, ठीक है। इस तरह का आपका रहेगा आपके नाइट्रोजनस बेसिस। अब हम क्या करेंगे, प्यूरिन और पायरिमिडीन की बेसिक स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करेंगे। और ये देखें प्यूरिन की बेसिक स्ट्रक्चर कैसी है, ये किस तरह की फ्यूरान रिंग में अरेंज है, किस तरह की रिंग में अरेंज रहेगा, ये किस तरह की रिंग में अरेंज रहेगा। और ये प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स, इनका कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस आपकी शुगर से कैसे अटैच रहेगा वो भी आगे जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इनके शुगर्स की, नाइट्रोजनस बेसिस की और आपके फॉस्फेट ग्रुप की स्ट्रक्चर को पहले समझ लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर बेसिकली बनती कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, प्यूरिन के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्यूरिन क्या है, देखिए प्यूरिन क्या है। प्यूरिन एक 9 मेंबर की रिंग है और ये भी रिंग कैसी है, डबल रिंग है, ठीक है। जिसके जिसके 1, 3 एंड 7 एंड 9 इस जगह पर आपको मिलेगा नाइट्रोजन, ठीक है। इस जगह पर इसको आपको नाइट्रोजन अवेलेबल होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, देखिए ये बात समझ में आई। इसके हम क्या करते हैं, एक रिंग बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ऐसे कि ये किस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाती है। देखो इधर हम क्या करेंगे, इसकी एक रिंग बनाएंगे। आपको पता है ये कैसी रिंग है, डबल रिंग है, ठीक है। इसमें दो रिंग्स हैं, ठीक है। मेंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 मेंबर की रिंग है, जिस पर आपके फर्स्ट पे आपको नाइट्रोजन मिलेगा, थर्ड पे आपको नाइट्रोजन मिलेगा, आपके 7 पे आपको नाइट्रोजन मिलेगा, इसके अलावा आपको 9 पर आपको नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपकी रहेगी इसकी, आपकी प्यूरिन की स्ट्रक्चर रहेगी। इसके अलावा हम क्या बोलेंगे, अगर देखो यहाँ पर इस केस में आपने देखा होगा प्यूरिन के भी आपके दो टाइप्स होते हैं, एक आपका रहेगा एडेनिन, ठीक है, एक आपका रहेगा ग्वानिन, दो टाइप्स रहते हैं। अब हम क्या, एडेनिन की अगर बात की जाए, अगर मान लिया यहाँ पर अमीनो ग्रुप ऐड कर दिया जाए, अगर यहाँ पर अमीनो ग्रुप 6 पोजीशन पर अगर 6 पोजीशन अमीनो एसिड ग्रुप ऐड कर दिया जाए तो हम क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे 6 अमीनो प्यूरिन, ठीक है। तो हम बोल देंगे 6 अमीनो प्यूरिन, जो कि नाम होता है आपका इसका एडेनिन का, ठीक है। अगर मान लिया यहाँ पर 6 पोजीशन पर एक कीटोन ग्रुप ऐड कर दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर ऐड कर दिया जाए आपका अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ग्वानिन, ठीक है। ये ग्वानिन की स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो ये तो आपकी एक टिपिकल स्ट्रक्चर हो जाती है आपकी प्यूरिन की। और प्यूरिन वाले स्ट्रक्चर हम समझने की कोशिश करते हैं पायरिमिडीन्स की। पायरिमिडीन्स कैसे स्ट्रक्चर में होते हैं वो देखते हैं, ठीक है।
देखो पायरिमिडीन्स क्या है, पायरिमिडीन्स क्या है, पायरिमिडीन्स बेसिकली आपके 3 तरह के होते हैं, आपको मैं अभी पहले बता ही चुका हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। ये आपकी होती है 6 मेंबर की रिंग होती है, 6 मेंबर रिंग होती है, और ये एक सिंगल रिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर आपको मिलेगा नाइट्रोजन। ठीक है, ये बात तो आपकी हो जाती है पायरिमिडीन्स की। अब पायरिमिडीन्स के बाद इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से बनती है। ठीक है, ये आपकी एक रिंग हो जाती है। ठीक है, 1 2, ये आपकी 1 2 3 4 5 एंड 6 हो, या फिर इसे हम क्या करते हैं, इस तरह से रखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह की कंडीशन से हम इसको बना लेते हैं, और इसके फर्स्ट पे नाइट्रोजन मिलेगा और आपको थर्ड पे नाइट्रोजन मिलेगा। ये कंडीशन आपकी। देखिए अब आगे हम शुरू करते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड की, और इसमें एक चीज और डिस्कस करने को रह गई है, वो है आपका फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप और देख लो, फॉस्फेट ग्रुप और देख लो। फॉस्फेट ग्रुप में क्या है, ये आपका इसे, या फिर इसे हम फॉस्फोरस भी कहते हैं सिंपली। ठीक है, या फिर फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं इसे। ठीक है, ये आपकी क्या रही, फॉस्फेट यहाँ पर OH 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 एंड डबल बॉन्ड O। तो ये आपका क्या था, ये आपका फॉस्फेट है या फिर फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, इससे हम जोड़ेंगे शुगर को। ठीक है, और शुगर से हम अटैच करेंगे नाइट्रोजनस बेसिस को। ये कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं, और ये कंडीशन हम कैसे बनेगी वो देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, सिंपल हमारे पास देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसमें क्या देखा था हमने, सबसे पहले देखा हुआ था कि हमारे पास एक 9 मेंबर की रिंग है। गैस करो, हमने ले ली है एक ग्वानिन। ठीक है, नाइट्रोजन बेस ले लिया हमने, इसका नाम क्या है, ग्वानिन है। ठीक है, ठीक है, 9 8 7 और कितना था, 9 8 7 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमने क्या किया था, ये हमारा क्या था, एक गैस करो कि हमने ये ग्वानिन को ले लिया है, और ये ग्वानिन, और ग्वानिन का हम क्या करेंगे, ये 9th मेंबर को हम क्या करेंगे, शुगर से जोड़ देंगे। शुगर क्या है आपकी, ये है आपकी एक शुगर। ठीक है, ये शुगर यहाँ पर आपका क्या है, CH2OH, यहाँ पर आपका क्या है OH H, यहाँ पर क्या है आपका OH H OH H एंड OH। ये कंडीशन है इस चीज़ की, इसकी शुगर की। और ये भी शुगर कैसी है, ये पेंटोज शुगर हमने बना रखी है, जो कि आपकी राइबोज शुगर है। ठीक है, इस शुगर को हमने क्या किया, इस शुगर का फर्स्ट मेंबर, पहला कार्बन आपके 9th आपका जो मेंबर है, जो कि आपका क्या रहेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इससे जब लिंक करेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन को ऐड करा, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के माध्यम से ये क्या करेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के माध्यम से जोड़ देगा इसको, आपके शुगर को और आपके नाइट्रोजन बेस को। ठीक है, तो आपके इसका काम क्या है, शुगर, ठीक है, एंड नाइट्रोजन बेसिस होते हैं आर लिंक्ड। ठीक है, इसके थ्रू हो जाते हैं, थ्रू आपके एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब आगे हम क्या करेंगे, अगर देखो कंडीशन अगर ऐसी बनती है कि यहाँ पर आपका
एक कोई भी नाइट्रोजनस बेस और आपका एक शुगर यहाँ पर अगर जुड़ा हुआ है, उस केस में हम उसे बोल देते हैं कि यहाँ पर ये न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। क्या किसका फॉर्मेशन हो चुका है? न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? आपका शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये दोनों चीजें मिलकर क्या बना देती हैं आपकी? ये बना देती है न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड में अगर एक हम, ठीक है, अगर हम इस न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप अगर ऐड कर देते हैं तो उस केस में क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो हम ऐड करके देखते हैं किस तरह से लिंक होते हैं। ठीक है, हमारे पास इसको हम ऐसे न करके इसे हम CH2OH लिख लेते हैं। ठीक है, और इससे हम जो ऐड करने की कोशिश करते हैं फॉस्फेट ग्रुप को, ये हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप जब हम ऐड करेंगे तो जब ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहलिक है, और ये हमारा कैसा एसिडिक है, यहाँ पे एसिड वाली हाइड्रोजन है। जब ये दोनों आपस में लिंक करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा। जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन भी हट जाएगा और यहाँ पर केवल एक ऑक्सीजन बनेगा और ये आपस में लिंक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो बॉन्ड फ्रेम होगा इन दोनों को जोड़ने के लिए, उस बॉन्ड का नाम होगा ईस्टर बॉन्ड। क्या होगा? ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड क्या होते हैं कि अल्कोहलिक कंडीशन है, एक ग्रुप आपका कैसा एसिडिक ग्रुप है, दोनों को आपस में बीच में जब ये आपस में दोनों केमिकल रिएक्ट करेंगे तो वहां पर क्या बन जाएगा? ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि ये ईस्टर बॉन्ड फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है। हम क्या बोलेंगे? ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से आपका न्यूक्लियोटाइड में जब हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे तो उस केस में हम न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। अब कंडीशन क्या है? अगर मान लिया हमने एक न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया तब भी हम इसे न्यूक्लियोटाइड ही बोलेंगे। हमने एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया, उस केस में भी हम इसे न्यूक्लियोटाइड ही बोलेंगे। एक और फॉस्फेट ग्रुप अगर हमने ऐड कर दिया तो भी हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड ही बोलेंगे। ठीक है, अब कंडीशन क्या है? इस वाले का पूरा नाम साइंटिफिक तरीके से कैसे लेंगे वो देख लो। हमने यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस लिया था। ठीक है, अब हमने नाइट्रोजनस बेस लिया था हमने ग्वानीन, तो ग्वानीन जब आपकी लिंक हुई आके आपके शुगर से तो क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। उस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या हुआ? ग्वानोसिन। क्या नाम हो जाएगा? उसका हो जाएगा ग्वानोसिन। अब ग्वानोसिन में, अगर इस ग्वानोसिन में एक फॉस्फेट ऐड है, इधर देख लो, अगर यहाँ पर ग्वानोसिन है, इसके अंदर एक फॉस्फेट ऐड है तो हम क्या बोल देंगे? ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बोल देंगे? ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर इस ग्वानोसिन में, इस आपके न्यूक्लियोसाइड में, इसमें अगर दो फॉस्फेट ऐड है तो हम क्या बोल देंगे? ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, अगर इसमें ग्वानोसिन के साथ आपके 3 फॉस्फेट ऐड हैं उस केस में हम क्या बोल देंगे? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बात समझ में आई? ये हमारे पास क्या है? सारे के सारे ये, इसको भी हम न्यूक्लियोटाइड ही बोलेंगे, इसको भी हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, इसको भी हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड ही बोलेंगे। अब हम आगे चलते हैं और इसमें क्या करते हैं, कुछ और फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो। यहाँ पर हमने क्या किया, इस यहाँ तो OH है, OH है, एक फॉस्फेट ग्रुप हमने और ऐड कर दिया यहाँ पर। उस केस में क्या होगा? अगर देखो ये दोनों OH ग्रुप हैं, दोनों OH ग्रुप जो है ना सेम टाइप के OH ग्रुप है, तो ये हमारे पास क्या था? दोनों जो OH है ना वो कैसे हैं? वो आपके दोनों ही एसिडिक मीडियम में एसिडिक प्रॉपर्टी वाले हैं। तो इनके बीच में जो बॉन्ड फ्रेम होगा वो बॉन्ड बनेगा आपका एनहाइड्राइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? एनहाइड्राइड बॉन्ड बनेगा। और होगा क्या, जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे? ये वाटर को रिमूव करेंगे। जब यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा
तो यहाँ से सिर्फ क्या बचने वाला है, केवल यहाँ पे बचेगा ऑक्सीजन बचेगा, ठीक है, O बनेगा। और यहाँ पर जो बॉन्ड क्या कर रहा है, एनहाइड्राइड बॉन्ड क्या कर रहा है, दो फॉस्फेट ग्रुप को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है, लिंक करने का काम कर रहा है। तो हम इसे क्या बोल देंगे कि ये आपके लिए फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बन गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अगला, फिर हम क्या कर देते हैं, एक ग्रुप और ऐड कर देते हैं हम, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। यहाँ OH है, यहाँ P है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ डबल बॉन्ड O है। इनके बीच में सेम कंडीशन यहाँ वाली बनने वाली है। यहाँ से जैसे ही वाटर रिमूव होगा, यहाँ पे कंडीशन क्या रह जाएगी, यहाँ कंडीशन रह जाएगा सिर्फ O रह जाएगा। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, सेम बॉन्ड बनने वाला है एनहाइड्राइड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, एनहाइड्राइड बॉन्ड बनेगा, क्योंकि फॉस्फेट को आपस में ऐड कर रहा है, तो क्या बोल देंगे, यहाँ पर भी आपका फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बन रहा है। इन दोनों फॉस्फेट ग्रुप को जो आपको लिंक कर रहा है, ये जो आपका बॉन्ड, इन दोनों आप दोनों बॉन्ड को आपस में मिला के जब पढ़ते हैं तो हम ये बोल देते हैं कि यहाँ पर जो दोनों फॉस्फेट हैं वो ऐड होते हैं फॉस्फो डाई एनहाइड्राइड बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। हम क्या बोल देते हैं, फॉस्फो डाई एनहाइड्राइड, ठीक है, बॉन्ड के थ्रू। ये बात समझ में आ गई। तो ये हमारा एक टिपिकल एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका नाइट्रोजस बेस है जो कि हमने ग्वानिन लिया हुआ है, इधर हमने क्या एक शुगर को ऐड कर लिया, और हमने 3 फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर लिया। और इस पूरी चीज को हम क्या बोलेंगे, ग्वानिन प्लस शुगर ग्वानोसिन, ग्वानिन प्लस आपका सिंगल फॉस्फेट तो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट हमने ऐड कर लिए तो ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, और 3 फॉस्फेट ग्रुप अगर हमने ऐड कर लिए तो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पर जो बॉन्ड क्रिएट हुए, कितने तरह के बॉन्ड बने हैं, एक आपका एन ग्लाइकोसिडिक, एक आपका फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बना है, एक फॉस्फो एनहाइड्राइड बना, और एक यहाँ पर फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बना है। ये इतने तरह के ग्रुप्स आपको, इस तरह के बॉन्ड्स आपको इसमें अभी तक आपको दिखाई दिए हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं इसके बाद, ठीक है। ये क्या है, ये एक सिंपल आपका न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे लिंक करते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये देखना है कि अगर आपको देखना क्या है, आपको नाइट्रोजनस बेस ऐड करना है, इसके साथ शुगर के साथ, तो शुगर के साथ आपको फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने हैं, ठीक है। अगर ट्राइफॉस्फेट आपको चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, 3 फॉस्फेट ऐड कर देंगे, डाइफॉस्फेट के लिए 2 फॉस्फेट ऐड करेंगे, और मोनोफॉस्फेट के लिए सिंगल, ठीक है। तीनों को हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड जब आपका ग्वानिन या फिर मान लीजिए कोई भी नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ आता है, तो दोनों को एक साथ मिलकर क्या बोला जाता है, आपको न्यूक्लियोसाइड बोल देते हैं, ठीक है। और इनके अंदर कौन से तरह के बॉन्ड फ्रेम होते हैं, बॉन्ड कौन सा बनता है आपका, एक आपका बनता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दूसरा आपका बनता है फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बनता है, एक आपका बनता है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, एक आपका यहाँ पे बनेगा फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। इन दोनों बॉन्ड को जब हम साथ पढ़ेंगे तो हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर फॉस्फो डाई एनहाइड्राइड बॉन्ड से हमारा ये लिंकेज कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे लिंक करेंगे, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड आगे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड हैं वो एक दूसरे से किस तरह से लिंक होते हैं, तब डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर पाते हैं, ठीक है। हम क्या देखते हैं, हमारे पास कोई एक डीएनए का ये हेलिक्स है, ठीक है। यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड। अब ये तो ऐसा तो नहीं है कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड सर्वाइव कर रहा हो, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो ये न्यूक्लियोटाइड इस न्यूक्लियोटाइड के साथ किसी न किसी रूप में आपस में कनेक्टेड तो हो गई, लिंक तो हो गई। तो वो लिंकेज हम ना एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, एक हमारे पास ये एक नाइट्रोजनस बेस था, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेस था, इसके 9 मेंबर ही लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी डिटेल में आगे आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने शुगर को ले लिया, ये हमारे पास एक शुगर है, यहाँ पर क्या है CH2OH है, यहाँ पर OH H है, यहाँ पर HOH है, यहाँ पर भी क्या है आपका HOH है, यहाँ H है, ठीक है। इसका जो 9th मेंबर था
इसके 9th मेंबर को इससे लिंक कर दिया हमने, किससे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक कर दिया। अब आगे हमने क्या किया, यहाँ पर CH2OH को हमने, यहाँ पे CH2 रह गया, यहाँ पर हमने क्या किया, वो बन गया था, ठीक है, यहाँ पर POP O एंड P, इस पे हमने क्या किया था, OH डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी OH। ये हमारे पास क्या था, एक सिंपल आपका न्यूक्लियोटाइड था, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है बॉन्ड्स कौन से बने हुए हैं, यहाँ पे आपको, यहाँ पे पता था फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता था दोनों बॉन्ड कौन से थे, एनहाइड्राइड बॉन्ड थे, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया था, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बोल दिए थे हमने ये, ठीक है। अब दूसरा में ऐसा ही एक और बना लेते हैं हमारे पास, ये कंडीशन है, ठीक है। इसका 9th मेंबर हमने जोड़ रखा है इसके साथ, CH, यहाँ पे OH ही रखते हैं, केवल CH2 ही रखते हैं। यहाँ पर हमारे पास OH, H, H, OH, H एंड OH। यहाँ से हमने क्या किया था, O, P, O, P, O एंड P, इस पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी OH, सॉरी यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड। ये कंडीशन थी, 3 फॉस्फेट हमने ऐड कर दिए यहाँ पर, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, हमारे पास जो यहाँ पर 3rd कार्बन है, 3' जो आपकी कंडीशन यहाँ पर है, हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करने की कोशिश करेंगे इस वाले ग्रुप में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको, इस वाले न्यूक्लियोटाइड को इस न्यूक्लियोटाइड से अरेंज करने के लिए, लिंक करने के लिए यहाँ पर एक लिंकेज बनाते हैं इस 3rd कार्बन से इस वाले के साथ, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन है ही पहले से, ठीक है। अब कंडीशन क्या होगी, ये कार्बन, हाँ, तो यहाँ पे थे हम, यहाँ पर क्या, ये एक एल्कोहलिक कंडीशन है, और यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर वाटर ऐड होगा तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, ये OH बन जाएगा, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, दोनों ही OH करने वाली कंडीशन हो जाएंगी। तो हमारे पास ये एल्कोहलिक है, ये एसिडिक है, कंडीशन क्या होगी, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, ठीक है। और होगा क्या, ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे, क्योंकि एल्कोहलिक और एसिडिक दोनों कंडीशन बन गई, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब वाटर को रिमूव करेंगे तो हम सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ हम यहाँ पे बचने वाला है O बचने वाला है। और कंडीशन कैसी बन गई है, एल्कोहलिक और एसिडिक के बीच की, यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बनने वाला, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनने वाला है। तो यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बनेगा, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनेगा। अब एक चीज देखो, यहाँ फॉस्फोईस्टर आपको मिल रहा है, यहाँ पे फॉस्फोईस्टर मिल रहा है, और बीच में आपको फॉस्फेट ग्रुप भी आपको एडेड दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको एक मैं शुगर बना देता हूँ, ये शुगर है, यस करो, ये शुगर है, CH2OH, यहाँ पर आपका H है, यहाँ पर क्या है, CH, सॉरी यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ पर आपका H, यहाँ पे तो OH था ही, और यहाँ पर क्या था आपका H एंड OH, ठीक है। ये OH था, ये OH तो यहाँ से खत्म ही हो गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा सिंगल O, जो कि P से आपका कनेक्ट होगा, और हम क्या लेंगे, दूसरा वाला O ले लेंगे, ठीक है, जो कि आपका किससे कनेक्टेड है, आपका ये आपका जुड़ा हुआ किससे, इस वाले शुगर से। तो हमने क्या किया, इसको हमने ऐड कर लिया है, ठीक है, ये हमने बना ली है CH2, ठीक है, CH2OH, ठीक है। बाकी शुगर की कंडीशन वही रहेगी, OH, H, H, OH, H एंड OH। अभी तक इन चीज़ों के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा OH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये कंडीशन बन गई। तो यहाँ पर जो लिंकेज हुआ है ग्रुप में, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड बना है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बना हुआ है। कौन सा बना है, फॉस्फोईस्टर
ईस्टर बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बना हुआ है। अब हम क्या बोलेंगे, इन दोनों ग्रुप को एक साथ जब हम पढ़ते हैं तो हम ये बोल देते हैं यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हुआ है। क्या हुआ है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हुआ है। ठीक है, ये है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो आपको एक न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरे न्यूक्लियोटाइड को अरेंज कर देता है। ठीक है, अब एक चीज हमें इस पूरे 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 लेक्चर से ये समझ में आती है कि ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है, और इनके साथ आपको पता है यहाँ पर आपकी एक नाइट्रोजन बेस भी जुड़े हुए होंगे। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेसिस भी आपके जुड़े होंगे, इससे ये कनेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पर भी हमने क्या किया, यहाँ पर भी हमने नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ रखा है। ठीक है, ये नाइट्रोजन पे इससे जुड़ा हुआ है। तो एक चीज देखो, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको मिलती है जिस स्ट्रक्चर से आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, देखो क्या स्ट्रक्चर है। देखो आपको यहाँ पे मिल क्या आ रहा है, ये चीज देखो। हमने क्या, यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमें मिल रही है यहाँ पर शुगर। ठीक है, शुगर से हमें क्या मिल रहा है, बीच में फॉस्फेट मिल रहा है। यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, शुगर मिल रही है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, फॉस्फेट मिल रहा है। यहाँ पे फिर क्या मिलेगा, शुगर ही मिल रही है। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे 3 शुगर के बीच में 2 फॉस्फेट ऐड है। अब हम क्या बोलेंगे, इसके साइड से हमें क्या अरेंज दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजनस बेस। यहाँ भी क्या है आपके नाइट्रोजनस बेस, यहाँ भी क्या है आपके नाइट्रोजनस बेस। अब आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे 3 प्राइम है और यहाँ पर 5 प्राइम है। हम इसी तरह से इसको मान लेते हैं, ये 3rd कार्बन से जुड़ा हुआ था यहाँ का, और ये आपका यहाँ पे ये आपका 3rd कार्बन से जुड़ा हुआ था, और ये आपका 5 कार्बन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो 3 प्राइम 5 प्राइम एंड हो गया। और आपको ये बात पता है कि जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें न्यूक्लियोटाइड तो ऐसे अरेंज हैं ये आपके सीधे सीधे, लेकिन जो डीएनए के जो हेलिक्स होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर वो एंटी पैरेलल होती है। अगर ये वाली स्ट्रक्चर 3 प्राइम से 5 प्राइम है तो ये वाली 3 प्राइम से 5 प्राइम जस्ट अपोजिट रहेगी। तो आगे स्ट्रक्चर क्या होगी, यहाँ पर जो शुगर है हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो शुगर है, शुगर ये जो होगी यहाँ का जो 5 कार्बन वाले 5th कार्बन जो होगा, वहां पर हम इस तरह से हम क्या करते हैं, ये 5th कार्बन है, इससे हम लिंक कर देते हैं एक अपने फॉस्फेट ग्रुप को। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस क्या होंगे, जब एक स्ट्रक्चर ऐसी आ रही है, ये स्टैंड आपका ऐसा आ रहा है, ये स्टैंड अगर ऐसा आ रहा है और ये स्टैंड अगर ऐसा आ रहा है, इस चीज को कंसीडर करो इतने को, अगर ये स्टैंड ऐसा आ रहा है तो यहाँ पर शुगर है, तो नाइट्रोजन बेस अंदर की साइड है, सारे के सारे नाइट्रोजन बेसिस ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ये शुगर है, ये शुगर है, और नाइट्रोजन बेसिस होंगे वो सारे सारे अंदर की साइड होंगे। अगर यही स्ट्रक्चर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन शुगर तो यही होगी, तो नीचे से ऊपर जाएगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम थी, 5 प्राइम से 3 प्राइम जाएगी, तो क्या होगा, वो सारे के सारे नाइट्रोजन बेस इनवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शुगर हो गया, यहाँ से आपको जोड़ेंगे क्या, फॉस्फेट जोड़ेंगे, फिर क्या जोड़ेंगे, शुगर को जोड़ेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फॉस्फेट जोड़ेंगे, फिर आप क्या करेंगे, आप शुगर को जो ऐड करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और नाइट्रोजनस बेस जो है ना वो आपके इनवर्ट आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, ये चलिए यहाँ तक हम आ चुके थे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा है, इस तरह की स्ट्रक्चर में जब हमने देखा तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जो लिंक थे आपके शुगर से, और यहाँ पे मिला था आपको फॉस्फेट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका बन जाता है एक न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड आपको यहाँ से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये न्यूक्लियोटाइड है आपके 3 न्यूक्लियोटाइड मैंने आपके एक स्ट्रक्चर में बना दिया है। ठीक है, अब आगे क्या देखेंगे, नाइट्रोजनस बेस आपको पता है कौन से होते हैं। हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में आपके होंगे एडेनिन होगा, एडेनिन के बाद कौन सा होगा, ग्वानिन होगा, इसके बाद क्या होगा,
साइटोसिन होगा, साइटोसिन के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा थाइमिन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 4 होंगे, ए साइटोसिन, थाइमिन, यहाँ पर भी आपका एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा और यहाँ पर आपका थाइमिन होगा। इस तरह का रहेगा। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब भी दूसरे स्ट्रैंड की हम बात करते हैं तो ये वाला एडेनिन होता है, डायरेक्टली एडेनिन के साथ आपका पेयरिंग नहीं करता है। ये करता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है। जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ अपना पेयर बनाता है और आपका जो ग्वानिन होता है वो आपकी साइटोसिन के साथ पेयर बनाता है। एडेनिन और थाइमिन आपके डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक होते हैं। ये क्या बोलेंगे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक होते हैं। और ये आपका रहेगा, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, इन हाइड्रोजन बॉन्ड का फायदा ये होता है कि ये आपके डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं उनको स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इधर क्या करते हैं, इधर इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हम बना लेते हैं। बेस पेयर क्या होता है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इस तरह से ठीक है, यहाँ पर एडेनिन जो होता है, एडेनिन आपका थाइमिन से, यहाँ पर आपका जो ग्वानिन होगा साइटोसिन से, साइटोसिन ग्वानिन थाइमिन आपका फिर एडेनिन से। यहाँ पे आपका थाइमिन हो जाए, साइटोसिन हो जाएगा, यहाँ ग्वानिन, यहाँ पर आपका एडेनिन, यहाँ पे एडेनिन होगा थाइमिन, ग्वानोसिन ग्वानिन होगा तो आपका साइटोसिन, साइटोसिन आपका ग्वानिन के साथ और थाइमिन जो होगा वो आपका एडेनिन के साथ में। अब आपको एक बात यहाँ से पता चल रही है कि यहाँ पर जो एडेनिन है, एडेनिन के जो कॉम्प्लीमेंट्री आगे दूसरे स्ट्रैंड का जो नाइट्रोजनस बेस है वो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन है। तो एडेनिन और थाइमिन क्या होंगे, एक स्पेसिफिक लिंकेज के थ्रू एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, लिंक रहेंगे। एडेनिन और थाइमिन के बीच में फॉर्म होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और आपका ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में भी फॉर्म होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं, लेकिन एडेनिन और थाइमिन के बीच में आपका डबल बॉन्ड रहेगा और इनके बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप चाहो तो याद कर सकते हो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। अब है क्या, इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री है। जब एडेनिन इधर एक स्ट्रैंड का आपका नाइट्रोजस बेस दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजस बेस से जब कनेक्ट हो जाता है तो इस तरह के लिंकेज को हम क्या बोल देते हैं कि आपकी ये लिंकेज इस तरह की है जो आपको क्या बना के दे रही है, ये आपको बना के दे रही है एक बेस पेयर। ठीक है, तो इस चीज को एक बेस पेयर बोलेंगे। ऐसा बेस पेयर ये बन जाए, ये बेस पेयर, ये बेस पेयर, इस ऐसे कई सारे बेस पेयर्स आपके डीएनए के स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी कोई भी क्वेरी या फिर क्वेश्चंस आपके हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।